उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। आज आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वोटिंग के लिए कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र हैं और 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 18% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 28 सीटों पर कुल 63,68,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से 33,72,000 पुरुष वोटर, 29,77,000 महिला वोटर, 198 थर्ड जेंडर के वोटर्स शामिल हैं। 80 साल से ज्यादा वाले 71,627 दिव्यांग वोटर्स की संख्या 55,329 है। मतदान के लिए 56,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और आपको बता दें कि 24,003 बैलेट यूनिट, 23,558 कंट्रोल यूनिट और 23,053 वीवीपैट उपलब्ध हैं। तो ये तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका था और उसके बाद से लगातार डोर टू डोर कैंपेन हो रहे थे, लेकिन आज वो घड़ी आ ही गई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। कुछ ही मिनटों का समय बाकी है और उसके बाद से प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगी। तो 28 सीटों में कौन किसे टक्कर दे रहा है, ये भी आपको हम बताते हैं। बता दें कि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। गिरिराज दंडौतिया दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से दिमनी से प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर, दोनों के बीच कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। 28 सीटों की ये जंग आपको बता रही है कि आखिर कौन किसके सामने है। मानधाता की बात करें तो नारायण पटेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के उत्तम राज नारायण सिंह हैं मानधाता, जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम सीट। तीसरी सीट की अगर हम बात करें, हाट पिपलिया मनोज चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। और 28 के 28 सीटों की बात करें तो 28 पर एक तीखी जंग भी लगातार जारी है। मनोज ऊंटवाल आगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं विपिन वानखेड़े युवा नाम है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और युवा नेतृत्व हमेशा करते आए हैं कांग्रेस का। प्रभुराम चौधरी की बात करें तो मंत्री पद इन्हें दिया गया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब सांची से प्रत्याशी है। तो मदन लाल चौधरी अहिरवार कांग्रेस के सांची के प्रत्याशी हैं। प्रभुराम चौधरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, कांग्रेस से हाथ छोड़कर वो बीजेपी का हाथ थामने के लिए आए थे। और प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से रामसिया भारती। एक तीखा मुकाबला इन दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। बड़ा मेलहरा से चुनावी रण में दोनों नजर आ रहे हैं। साची बात करें ऐदल सिंह कंसाना की, सुमावली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके सामने हैं अजब कुशवाहा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लगातार आज उन नामों का जिक्र ज्यादा हो रहा है जो कि पहले दूसरी पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में है, लेकिन चुनाव उन्हीं के बीच हो रहा है, लड़ाई उन्हीं के बीच हो रही है। ब्रजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के प्रत्याशी मुंगावली से और कन्हैयालाल अमरोधी कांग्रेस के मुंगावली से प्रत्याशी हैं। तीखी टक्कर इन दोनों के बीच भी देखने को मिल रही है। जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने महिला प्रत्याशी हैं कांग्रेस से आशा दोहरे और जजपाल सिंह जज्जी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं बमोरी से, तो वहीं कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर कुछ सीटों पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। लेकिन इस बार चुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं। जसवंत जाटव करेरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं करेरा से प्रागीलाल जाटव। तो जसवंत जाटव और प्रागीलाल जाटव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटें आपको बता दें कि रिजर्व है और समीकरणों के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन यहां पर किया गया है। रक्षा सिरोनिया बीजेपी से भांडेर की प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया को पार्टी ने मौका दिया है। रक्षा सिरोनिया पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। भांडेर से ये जंग देखने को मिल रही है दोनों के बीच। मुन्ना लाल गोयल वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दिया गया है, कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से आपको बता दें 16 सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण दोनों ही पार्टियों के लिए है और यही वजह है कि
लगातार इन सीटों पर फोकस भी किया जा रहा था। रणवीर सिंह जाटव गोहद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मेवाराम जाटव कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। गोहद के लिए उन्हें टिकट दिया गया है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। हरदीप सिंह डंग सुवासरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राकेश पाटीदार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सुवासरा के लिए, उन्हें टिकट दिया गया है। हरदीप सिंह डंग और राकेश पाटीदार की बात करें तो इन दोनों के बीच भी बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तुलसी सिलावट पूर्व मंत्री, हालांकि चुनाव जीतने के बाद अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर मंत्री पद मिले, लेकिन आगे क्या स्थितियां बनती है देखना होगा। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सामवेर से ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू बेहद बड़े नाम है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर अब साख का सवाल भी बना हुआ है इस सीट से। कमलेश जाटव अंबाह से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं सत्य प्रकाश सखवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अंबाह से। इन 28 सीटों में अंबाह भी एक ऐसी सीट है जिस पर कड़ा दांवपेच लगातार चला जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण सीट ये भी। बात करें हम नारायण सिंह पवार की, जो कि ब्यावरा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं युवा नेता कहे जाने वाले कांग्रेस के रामचंद्र दांगी, जिन्हें कांग्रेस ने भरोसा जताया है कांग्रेस ने इनके ऊपर और ब्यावरा से टिकट दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कितने मतदाता पोलिंग स्टेशंस हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर आज उपचुनाव होने जा रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि आज जो किस्मत कैद हो जाएगी उसका नतीजा 10 को आएगा। 9,361 पोलिंग बूथ कुल बनाए गए हैं। कुल 63,68,000 मतदाता हैं जो कि आज प्रत्याशी किस्मत का फैसला करेंगे। 33,72,000 पुरुष मतदाता इसमें है और महिला मतदाता की बात करें तो 29,77,000 कुल महिला मतदाता हैं। 198 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं और 56,000 कर्मचारियों की इस बार ड्यूटी लगाई गई है, यानी कि पूरी तैयारियां यहां पर निर्वाचन आयोग ने कर ली है। 9,631 लगभग जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो बनाए गए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में मतदाता इस बार हैं जिनकी सुविधाओं के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। तो कुछ ही मिनटों का वक्त अब बचा हुआ है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं, नियमों का पालन करना होगा। ऐतिहासिक बदलाव है, कोरोना का संकट देखते हुए 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इन पोलिंग बूथों पर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। लगातार निर्वाचन आयोग पोलिंग बूथों पर तैयारियों को लेकर जायजा भी ले रहा था। ऐतिहासिक बदलाव कोविड-19 के संकट को लेकर लिए गए हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि हर केंद्र पर लिमिटेड लोग ही पहुंच सकेंगे मतदान करने के लिए। हर एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1000 की संख्या में ही मतदाता पहुंचेंगे और वोटिंग कर सकते हैं। ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प बना हुआ है और उपचुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी पार्टियों की तरफ से तो की ही गई है, साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं। और आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, बामोरी से विवेक और साथ ही सुवासरा से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करें ग्वालियर की, शैलेंद्र, तो कुछ ही मिनटों का समय अब बचा हुआ है और वोटिंग शुरू हो जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग बेहद ही महत्वपूर्ण ये जगह है दोनों ही पार्टियों के लिए। अब कुछ मिनटों में जब वोटिंग शुरू हो जाएगी तो जो प्रत्याशी उनके भी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। हालांकि अभी तैयारियों की हम बात करें, किस तरह की तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से? देखिए जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग का ये निर्देश था कि 1 घंटे पहले मॉक पोल कराना होगा। मैं जिस पोलिंग सेंटर्स पर मौजूद हूं, अंदर जो है वो मॉक पोल की प्रक्रिया की जा रही है। पोलिंग एजेंट जो है वो यहां पहुंच चुके हैं और उनकी उपस्थिति में जो ईवीएम है उसको खोला गया और उसको चेक कराया गया और जो वोट है वो डालने का प्रोसेस उनको समझाया गया और बताया गया कि किस तरीके से ये पूरी ईवीएम जो खाली है और उसके बाद उनके हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। तो यानी अब 7 बजे से जो है वो अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके अगर पहले की अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो ग्वालियर में कुछ 1188 मतदान केंद्र
बनाए गए, जिसमें से 335 मतदान केंद्र जो है वो क्रिटिकल है और 153 जो है वो अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा। और यही कारण है कि लगभग 4,500 का बल जो है वो ग्वालियर में लगाया गया है। और इसके बाद अगर मुरैना की बात करें तो वहां लगभग 7,000 बल जो है तैनात किया गया, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट्स थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ हिंसाएं भी हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ आर्म्ड फोर्स यानी बाहर से जो कंपनियां बुलाई गई हैं पैरामिलिट्री फोर्स की, उनको तैनात किया गया है। अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें, इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही स्वीप प्लान के अंतर्गत लोगों को जन जागरूकता अभियान चलाया था। और जो बीएलओ है जो पर्ची देने घर घर गए थे, उनको भी ये बताया गया था कि वो उनको बता के आए कि कोविड का भले ही समय है लेकिन चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। हम जिस पोलिंग सेंटर्स पर मौजूद है यहाँ बाकायदा गोले बनाए गए हैं, लोगों की बाहर बैठने के लिए कुर्सी भी लगाई गई है, टेंट भी लगाया गया है। और जो लोग भी अंदर आएंगे उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। और जो लोग मास्क लगाकर नहीं आएंगे उनको यहाँ से मास्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बार जो एक खास बात यह है कि टोकन दिया गया है, यानी आप सीधे आके जब लाइन में लगेंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा और उसके बाद आप कुर्सियों पर बैठ जाइए और जब आपका नंबर आएगा उसके बाद ही आप लाइन में लगेंगे। यानी आपको लंबी लाइनों से भी इस बार बचाने की कोशिश जो है वो की गई है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है कि आप ज्यादा नजदीक जो है वो लोग खड़े नहीं हो सकते। जो 2 मीटर की जो दूरी है उसका पर्याप्त पालन जो है वो यहाँ कराना होगा। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो निर्वाचन आयोग ने की है। चुनाव आयोग के अलावा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। यही कारण है कि चुनाव प्रचार अभियान थमने के पहले तो अपील की ही गई थी, लेकिन चुनाव अभियान थमने के बाद भी लगातार उनके कार्यकर्ता है जो डोर टू डोर घर गए थे और उनको ये समझाइश दी गई है कि अधिक से अधिक मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब जब 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी तब ये देखना होगा कि कितने मतदाता जो हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के सामने निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और ये दावा कर रही है कि जो चुनाव है उसको प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं। शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। बामोरी से विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या तैयारियां नजर आ रही है वहां पर? देखिए, मैं बामोरी के बेरखेड़ी गांव में हूं और यहां पर मॉकपोल और तमाम जो मतदान के पहले की प्रक्रिया होती है ईवीएम को लेकर और जो एजेंट होते हैं राजनीतिक दलों के उनको वो समझाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो उलटफेर है वो इस सीट पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया है तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया लाल अग्रवाल है। दोनों ही प्रत्याशी अलग अपनी अपनी पार्टियां बदल कर जो है मैदान में है। कन्हैया लाल कभी बीजेपी के प्रत्याशी हुआ करते थे तो महेंद्र सिंह सिसोदिया कभी कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन अब महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रत्याशी है और कन्हैया लाल अग्रवाल जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला है। ये पूरा जो बामोरी सीट है यहाँ पर सबसे बड़ा जो मतदाता है वो आदिवासी मतदाता है और वो काफी उलटफेर करने में सक्षम है इस सीट पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। 7 बजे से मतदान जब शुरू होगा तब ये देखना होगा कि मतदाता किसकी किस्मत को ईवीएम में कैद करता है। लेकिन चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि हाई प्रोफाइल सीटों पर और खासकर संवेदनशील सीटों पर कैसे मतदान संपन्न कराए, क्योंकि लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और गुना की बामोरी सीट भी उन्हीं सीटों में से एक है जहां पर लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यहां पर जो चुनाव आयोग है उसकी तैयारियां जो है कैसी है, कैसे मतदान कराया जाता है, कैसे जो है पूरे मतदान को संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि बड़ा जो सबसे बड़ा एक संकट ये भी है कि कोविड के समय में ये मतदान हो रहे हैं। कोविड के कारण जिस तरह परिस्थितियां बदली और उसके बाद ये पहला मतदान है जो चुनाव आयोग करवा रहा है, चाहे वो वोटिंग कैसे करवाना हो बदली हुई परिस्थितियों में, कैसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, कैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, कैसे मास्क की व्यवस्था हो, ये सारी चुनौतियां जो है चुनाव आयोग के सामने भी है। तो ये पहला चुनाव है जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कि संक्रमण के बीच भी चुनाव संपन्न हो सकते हैं। ये एक उदाहरण भी बनेगा और चुनौती भी है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। सुवासरा से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं इस बार क्योंकि कोविड-19 का संकट था और अभी भी लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है और उस बीच अगर चुनाव कराए जा रहे हैं तो बेहद जरूरी हो जाता है तैयारियों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें हों। क्या कुछ अभी अपडेट्स वहां से मिल रहे हैं? क्या प्रक्रिया अभी चल रही है?
जी बिल्कुल, 388 कुल मतदान केंद्र है और सभी पे स्टाफ पहुंच चुका है। एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल किया जा रहा है, मशीनों को चेक किया जा रहा है और उसके बाद में मतदान की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होगी। और मशीनों को जो चेक करने की प्रक्रिया, उसमें जो प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है, 4 सेंटर्स पे ईवीएम मशीनों में कुछ गड़बड़ी दिखी है, कुछ चल नहीं पा रही, तो उन्हें देखा जा रहा है और यदि उनमें वो ठीक नहीं होती या बंद करके उन्हें चालू किया जाएगा, यदि वो ढंग से काम नहीं करती तो उन्हें बदला जाएगा। तो 4 मतदान केंद्रों पर फिलहाल, बाकी सभी स्थानों पर ईवीएम मशीनें दुरुस्त कार्य कर रही है। उनको पूरी तरह से एजेंटों की उपस्थिति में चेक कराकर और साइन करा के और उसको शुरू किया जाएगा। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और एक मतदाता का पूरा महत्व है, इसलिए कोशिश पूरी तरह से की जा रही है कि मतदान ज्यादा हो। और हालांकि कोविड का समय है और इसमें लोगों का घरों से निकलना एक तरह से थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन को और मतदाता जो कैंडिडेट्स हैं उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। यहाँ पर जो मतदान केंद्र है सभी पे घेरे बनाए गए हैं और पूरी तरह सुरक्षा इंतजाम किए गए, सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी चुनाव में ना हो। 30 क्रिटिकल मतदान केंद्र, अति संवेदनशील मतदान केंद्र यहाँ पर है, जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वेबकास्टिंग के जरिए प्रशासन उन पर सतत निगाह रखे हुए है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का भी समय अभी है, ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे, क्या कुछ निर्वाचन आयोग की तैयारियां नजर आई थी उसको लेकर? क्या लगता है इस बार मतदाता उतना ही उत्साहित है? क्योंकि इस उठापटक से कहीं ना कहीं एक बड़ा कंफ्यूजन, कुछ थोड़ा बहुत निराशा मतदाताओं के मन में भी देखने को मिली थी, लेकिन बड़ी संख्या में आज मतदान हो सके, लोग पहुंचे मतदान केंद्रों तक, इसके लिए क्या तैयारियां थी निर्वाचन आयोग की या फिर आज रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद स्वीप प्लान के अंतर्गत लगातार जो है वो मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया था, चाहे वह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, बैनर पोस्टर के माध्यम से हो, या बीएलओ जो पर्चियां बांटने वहाँ पर घर घर गए थे उनके माध्यम से हो। तो ये सारे माध्यम जो है वो उनके द्वारा बनाए गए थे ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो मतदान करने आएँ। और चूंकि कोविड का समय है और यही कारण है कि विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया गया है कि जब आप वोट डालने आएंगे तो यहाँ आपकी पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। और यही कारण है कि इस बार जो है लंबी लंबी लाइनों की जगह उनको बैठने के लिए कुर्सियां दी गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठिए, टोकन लीजिए और उसके बाद आपका जब नंबर आता है तब आप लाइन में लगिए। तो ये व्यवस्थाएं जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं और ये प्रत्याशी भी चाहते हैं अधिक से अधिक मतदान हो, और यही कारण है कि उन लोगों ने भी अपने स्तर पर लगातार तैयारियां की हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कोविड के पेशेंट जो यहाँ बहुत तेजी से बढ़े थे और ये कारण बिल्कुल वाजिब है कि लोग जो है वो कम घरों से निकलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रतिशत हमेशा की तरह ज़्यादा रहेगा। जो शहरी इलाके हैं उनमें मतदान जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, यानी जो मतदाता हैं वो कम ही घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी भी जो बीएलओज हैं उनको सबकी ड्यूटी लगाई गई है और खासकर पोलिंग एजेंट और इसके अलावा जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनको बाकायदा एक सूची सौंपी गई है वार्ड वाइज, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है मतदान करने आए और वो यहाँ पर जब मतदान करने आएंगे तो उनके नामों के आगे टिक लगाएंगे और जो लोग यहाँ नहीं पहुँचेंगे उनको बाकायदा वो घरों में जाकर ये बताएंगे कि आपका मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और आप मताधिकार का प्रयोग करने जाइए। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो पूरी अपनाई जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो आखिर कितने मतदाता जो है वो यहाँ पर पहुँचते हो। जो दूसरी बात आपने कही थी ये बिल्कुल बात सही है कि 18 महीने से के बाद लगभग 2 साल का भी समय नहीं बीता और दोबारा चुनाव जनता के बीच में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इस सबको लेकर नाराज भी है। लेकिन कांग्रेस भी इसी मुद्दे को कैच कराना चाहती है और वो लगातार उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है तो आपको मतदान के लिए निकलना होगा। तो ये जो फैक्टर है वो कांग्रेस इसका लाभ लेना चाहती है कि जो नाराज मतदाता है उसको अपने पक्ष में लाया जाए। तो अब देखना होगा कि जब 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम को 6 बजे तक ये मतदान चलेगा तो उसमें कितने प्रतिशत लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं। और ग्वालियर, अगर हम यहाँ के ग्वालियर से जो अधिकारी हैं और यहाँ के अगर हम शैलेंद्र अधिकारियों की बात करें, शाम तक ये यहाँ पर जुटे रहेंगे और इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है इनको वापस जाने के लिए? क्योंकि तमाम सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क का इस्तेमाल हो,
कोविड की गाइडलाइंस, उसका पालन भी इन अधिकारियों को करना होगा जो अभी मतदान केंद्रों के अंदर है, क्योंकि एक लिमिट तय कर दी गई है। इस वजह से मतदान केंद्रों को भी बढ़ाया गया है, अधिकारियों की ज्यादा ड्यूटी भी लगाई गई है। ऐसे में इनको भी तमाम गाइडलाइंस का पालन कराते हुए ईवीएम को लेकर वापस भी जाना होगा। तो इसकी क्या व्यवस्था नजर आती है ग्वालियर के अंदर? देखिए जी, जिस तरीके से जब चुनाव की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसमें इस बार जो है वो एक पार्ट कोविड से बचाव का भी था। उनको बताया गया है कि किस तरीके से जो मतदाता आएंगे उनको किस तरीके से मताधिकार का प्रयोग कराना है और आपको कैसे उससे बचना है। यही कारण है कि जब वो निकले तो इस बार उनके सामान के साथ, चुनाव सामग्री के साथ हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क और पीपीई किट भी उनको दी गई हैं। यानी कि सारी व्यवस्थाएं की गई और यहाँ हर मतदान केंद्र पर अतिरिक्त जो लोग तैनात किए गए हैं उनका काम ही यही होगा कि वो लोगों को हैंड सैनिटाइज कराएं और बाकायदा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करें। जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं उनको यहाँ से मास्क प्रोवाइड करें। और न केवल जो साधारण जो चुनाव में लगे कर्मचारी, बल्कि पुलिस कर्मचारियों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और उन सबको भी ये सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो लोग कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान कराएं। जिस तरीके से जो कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो कुछ वैन जो है, एम्बुलेंस वैन जो है वो तैयार की गई हैं जो शहर में भ्रमण करेगी और उनको तत्काल जो है मतदान केंद्र पर बुलाया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो पर्याप्त की गई और हमने ये भी देखा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार बसें जो है वो ज़्यादा अधिग्रहित की गई थी, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता था एक बस में 50 से 60 जो कर्मचारी हैं उनको मतदान केंद्रों पर भेजा जाता, लंबे लंबे रूट हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो है वो रूट छोटे किए गए और लोगों की संख्या जो है वो कम की गई, यानी बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बैठ के जाएं, तो ये सारी व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं और जब शाम को 6 बजे तक मतदान होगा उसके बाद जो है इन सबको बसों के माध्यम से व्यवस्था दुरुस्त नजर आती है। फिलहाल ये देखना होगा कि किस तरह से तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज मतदान शुरू होता है। सांवेर से वैभव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्योंकि कई जो मतदान केंद्र हैं वहां पे मॉक पोल का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, कहीं खत्म हो चुकी है। अगर हम सांवेर की बात करें और आसपास के मतदान केंद्रों की बात करें, वहां पर मौजूद क्या तैयारियां वहां पर नजर आती हैं फिलहाल? बिल्कुल जी, ये देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। हालांकि कोरोना के चलते ये सब हालात बने हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। हम सांवेर के एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं। आप देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। शुरुआत से आपको दिखाता हूँ। मेरे सहयोगी कैलाश, आप यहाँ पे आइए, दिखाई दे। सबसे पहले जब कोई मतदाता यहाँ पे आएगा तो उसकी एंट्री इस जगह से होगी। इसके बाद उसको यहाँ पर हैंड वॉश कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हैंड वॉश के लिए जो है पूरी पानी की टंकी एक ये है। यहाँ पर 7 बजे इस तरह के मतदान शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पे हैंड वॉश कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे अगला पड़ाव ये है। अगला पड़ाव यहाँ पर उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क अगर वो नहीं लगाए हैं तो उनको मास्क लगाया जाएगा, यहाँ पर मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा ये थर्मल स्कैनिंग, आप देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनिंग के जरिए उसका टेम्परेचर जो है देखा जाएगा। अगर कहीं भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसे संदिग्ध मानकर उसकी जो व्यवस्था भी की जाएगी स्वास्थ्य को लेकर। आप इसके अलावा आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 3 मतदान केंद्रों को कंबाइन करके एक बड़ा मतदान केंद्र बनाया गया है। करीब 5 मतदान केंद्र यहाँ पर कंबाइन किए गए हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं पुलिस की है। इसके अलावा अगर हम ये देखिए ये यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, सब व्यवस्थाएं अपनी कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं सर, क्या तैयारियां हैं? सर इसमें यही है कि जो भी पेशेंट आएगा उसका सबसे पहले हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे और हाथ सैनिटाइज करने के बाद में फिर उनको थर्मल स्क्रीन की जाएगी। और थर्मल स्क्रीन में अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा रहता है तो उन्हें 10-15 मिनट के लिए आइसोलेशन सेंटर में बिठाएंगे। यहाँ बना हुआ आइसोलेशन सेंटर, उस आइसोलेशन सेंटर में 10-15 मिनट बाद बिठाने के बाद में उनका पुनः टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो फिर उनको वोटिंग करने दी जाएगी। और अगर बढ़ा हुआ आता है तो फिर उनको जो शाम का आखिरी वक्त का 1 घंटा है, उस 1 घंटे के दरमियान उनको बुलाया जाएगा वोटिंग के लिए। क्या क्या देंगे आप यहाँ पर? अभी जैसे ये सब दिखा हुआ है सेंटर, जो वोटर आएगा उनको थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद में अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो उनको ये हाथ में अगर मास्क नहीं पहना है तो मास्क दिया जाएगा और उसके बाद में ग्लव्स दिए जाएंगे एक हाथ में, ताकि वो मशीन दबाएंगे तो उनको इन्फेक्शन नहीं हो, ना ही उनके द्वारा किसी दूसरे को इन्फेक्शन हो। तो उसके लिए एक हाथ में मास्क या ग्लव्स देंगे
वो वोटिंग करके जब निकलेंगे तो ये ग्लव्स वापस यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई हैगी, डस्टबिन में डलवाया जाएगा निकाल के, और पुनः उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। देखिए आप, व्यवस्था है तो ठीक ठाक है, किस तरह के पालन होगा दिन भर ये देखने वाली बात होगी। अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ जिया जी। देखिए ये यहाँ पर ईवीएम है, यहाँ पर उसको मॉक पोल की जो व्यवस्था होती है वो तैयारी चल रही है। यहाँ पे एजेंट्स भी हैं कुछ अलग अलग पार्टीज के, आपको दिखाता हूँ। कैलाश आप आइए, ये देखिए किस तरह की ये व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से जो ड्यूटी लगाई है जिन कर्मचारियों की, वो इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सर? सर आप बताएंगे, कोई भी बताइए सर, किस तरह की व्यवस्था है, क्या प्रोसेस? इसमें प्रोसेस मॉक पोल करा दिया गया है। अब उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई चालू हो गई है, इन लोगों को दिखा दिया गया है, मशीन को क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई चालू हो रही है। कितने वोट होंगे इस पोलिंग बूथ की और बात करें? इसमें करीब करीब 725 के लगभग है। कौन कौन लोग यहाँ पे बैठेंगे? आमतौर पर होता ही है, एजेंट्स वगैरह रहेंगे? हाँ, पीठासीन अधिकारी P1, P2, P3 और सामने आपके एजेंट लोग बैठेंगे। शुक्रिया। तो देखिए जिया, पूरी तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है, मॉक पोल हो गया है और जो अब शुरुआत हो चुकी है और इंतजार 7 बजने का है कि जिस तरह से मतदाता आते हैं और उनकी जो है उनको वोटिंग कराई जाएगी। तमाम देखा आपने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनी है, बिल्कुल वैभव, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर मतदाता पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वोटिंग करेंगे। तैयारियां देखकर लग रहा है कि तमाम तैयारियां चुस्त दुरुस्त फिलहाल नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल